तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। और इसमें जो टॉपिक हमको कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यही यही हमको ध्यान देना है यहाँ पर। इस चैप्टर में हमको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और एक एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा जिसमें ये सारी टॉपिक आपको धीरे धीरे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर के। तो सबसे पहले मैं आप लोग से बता दूं कि जो ये चैप्टर है सॉल्यूशन, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो जितनी भी ज़्यादा, ठीक है, जितनी भी मतलब प्रोसेस होती हैं वो कुछ न कुछ टाइप के सॉल्यूशन में होती है। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है आपका, देखो हम एनसीईआरटी को साथ लेके चलेंगे बिल्कुल। तो ऑल प्रोसेस all processes in body occur in some kind of solution, some kind of solution। तो ये आपका एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का कि जो हमारी बॉडी की लगभग सभी प्रोसेस कुछ न कुछ टाइप के सॉल्यूशन में होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, किस तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें अगर सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन हमारा, अगर टर्म हम बात करें कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा ये हम कह सकते हैं कि यह एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन तो पहले मिक्सचर होता है, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर। एज यू ऑल नो, आपको होमोजीनस मिक्सचर के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट मिक्सचर। ठीक है, थ्रू आउट मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरे मिक्सचर में एक जैसी कंपोजिशन रहेगी। ये नहीं रहेगा कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो ये था सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर मिक्सचर होता है। दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस से मिल के बनते हैं, जो इसमें टू और मोर सबस्टेंस, ठीक है, टू और मोर सबस्टेंस होते हैं। और ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग होती है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट टर्म याद रखना, जो ये सबस्टेंस होते हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं, मतलब आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, वो बस मिक्स होंगे, मिक्सचर होगा बनेगा, नॉन रिएक्टिंग। आपको पता है ना कि प्योर जो बोला जाता है नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग। प्योर मतलब केमिस्ट्री के टर्म में क्या होता है, एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। अगर दो प्योर सबस्टेंस अगर मिल जा रहे हैं तो वो मिक्सचर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करते हैं इसके पार्टिकल के साइज की, तो जो सॉल्यूशन होता है बेटा, इसके पार्टिकल की जो साइज होती है वो 10⁻⁹ मीटर इसका डायमीटर होता है, -9 मीटर इन डायमीटर। ठीक है, जो इनके पार्टिकल की साइज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁹
मीटर इन डायमीटर, इनका जो डायमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। इसलिए यह क्या बोलते हैं, इनको इसे सेपरेट नहीं कर सकते हम फिल्ट्रेशन मेथड से या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज काफी छोटी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये एनसीईआरटी आपसे रीड करना, जरूर से रीड करना आप लोग एनसीईआरटी। और नोट्स अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा हैंड राइट वाला। और ये भी आपको मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी नोट्स आपको दे दूं, ये स्लाइड जो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो, एलॉय एलॉय कुछ होते हैं, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि डिफरेंट टाइप के मेटल मिल जाते हैं तो एलॉय बनते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसे आप लोग पकड़ो कि जनरली जो जितने भी एलॉय होते हैं, जनरली सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं ये? सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है ना। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एलॉय के बारे में, तो आपको अगर कॉपर और जिंक मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये एक एलॉय बन जाता है। इसका नाम हम दे देते हैं ब्रास, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर कॉपर में ही हम जिंक मिला है और उसमें साथ में ही निकल मिला दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिक्स रेशियो में नहीं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मतलब होता है कि अगर ये एक एलॉय है, ठीक है, तो हर जगह मतलब आपको क्या मिलेगा? कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है। रेशियो नहीं फिक्स्ड रहेगा कि कम मतलब कि फिक्स्ड रेशियो में हम मिला रहे हैं। जैसे अगर नमक को अगर पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, तो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। लेकिन एलॉय का जो होता है, एलॉय जो बनाया जाता है, इसमें फिक्स्ड रेशियो मिला के बनाया ताकि वो बेहतर से बेहतर बन सके, ठीक है। जैसे स्टील वगैरह है, मतलब कंसंट्रेशन कुछ मिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन हमको बनाना है तो वो तो बन ही सकता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बोल रहा हूँ मैं कि फिक्स्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, रेशियो। जैसे कि मान लो कि अगर हम पानी लिए हैं, इसमें इसमें सोडियम मिला दिए NaCl, तब भी वो सॉल्यूशन मिल बन गया है। चाहे इसमें 10 ग्राम मिला है, ठीक है, 15 ग्राम मिला है, तब भी वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। अब देखो, मैं जो बात कर रहा था इसमें कॉपर, जिंक और निकल की, तो इसको बेटा बोल देते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इस एलॉय का नेम है, जर्मन सिल्वर, ठीक है। आ, और अगर कॉपर ही सॉरी टीन, कॉपर और टीन अगर है तो इसको हम एक नाम दे देते हैं ब्रोंज। ये सब कॉपर के एलॉय हैं, ब्रोंज, ठीक है। ब्रोंज, ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, ब्रोंज है, जिंक है तो ब्रास है, निकल है तो जर्मन सिल्वर है, टिन है तो ब्रोंज है, ठीक है। आ, अब और बात करते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं अगर कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन हमको चाहिए, इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन, देखो, दो या दो से अधिक कंपाउंड अगर मिलते हैं, ठीक है, सब्सटेंस मिलते हैं, तो हमको होमोजेनस मिक्सचर मिलता है सॉल्यूशन का। तो अगर दो कंपोनेंट मिलते हैं, ओनली टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट रहेंगे? ओनली टू कंपोनेंट, ठीक है, ओनली टू कंपोनेंट। तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट का नाम क्या क्या है? एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। ये दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट,
अगर सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, जैसे NaCl और वाटर, ठीक है। अब NaCl वाटर और उसमें और भी कुछ मिला दो तो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो हमको इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन पर ही फोकस करना है और लिक्विड सॉल्यूशन पे फोकस करना है। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक मैं अभी बताया हूँ, ठीक है। तो मिल के क्या हो जाता है, ये सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम टर्म बात करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं हम। सॉल्यूट देखो जो बेटा, अ, जो स्मॉलर अमाउंट में होता है, जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम नाम देते हैं सॉल्यूट। स्मॉलर अमाउंट में होता है उसका नाम देते हैं सॉल्यूट। अब देखो लिक्विड जो वाटर है, ठीक है, वाटर वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो हमेशा क्या रहेगा, वो सॉल्वेंट रहेगा। अब देखो जो सॉल्वेंट है, जो लार्जर अमाउंट में रहेगा, वो लार्जर अमाउंट में रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, लार्जर अमाउंट में जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सॉल्वेंट। अब ये अमाउंट किस में हम लेंगे, मोल में। किसमें लेंगे बेटा, मोल में लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं अगर कि मान लो कि H2SO4 है, H2SO4 हमारा है 98 ग्राम, ठीक है। अब वो वाटर है, देखो वाटर तो हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता ही है, लेकिन यहाँ पर मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। वाटर मान लो है 36 ग्राम, ठीक है। तो इसमें से ज्यादा तो ये दिख रहा है, तो कैसे हम इसको सॉल्वेंट बोल देंगे क्या, कि ये सॉल्वेंट है? नहीं, सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, मोल निकालेंगे, इसका फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि मोल्स ऑफ H2SO4 मास अपॉन मोलर मास 90 है, इसका मोलर मास H2SO4 का आता है 98, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है 1 मोल, ठीक है। और मोल्स ऑफ वाटर, मास अपॉन मोलर मास, मास देखो कितना दिया है वाटर का, 36। अगर 36 है तो मोलर मास कितना होता है इसका, 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल। तो देखो यहाँ पे ये ज्यादा आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। लार्जर अमाउंट जो है सॉल्वेंट, मोल में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है उसको। और स्मॉलर अमाउंट क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। हम्म तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम एक्वस नाम देते हैं। बहुत बेसिक से हम चलेंगे, ठीक है, सारी चीजें कवर करेंगे। आप लेक्चर को अगर स्लो लग रहा होगा तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन वाटर में बनता है, सॉल्यूशन इन वाटर, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन अदर देन वाटर, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब किसमें बनेगा, अदर देन वाटर, अदर देन वाटर। वाटर के अलावा अगर किसी चीज में सॉल्यूशन बन रहा है तो वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी का ही टॉपिक है ये, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पे हम सारा का सारा फोकस करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारा, देखो बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, ये तो सभी सॉल्यूशन में होता है। अब दो ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट, देखो फिजिकल स्टेट पे ये डिफाइन किया गया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, कि अगर सिर्फ गैस सॉल्वेंट है, मतलब गैस लार्जर अमाउंट में है, तो उसको हम बोल देते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अगर जिसमें सॉल्वेंट अगर लिक्विड आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट अगर सॉलिड आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर गैस गैस मिला रहे हैं तो इसमें एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दो तो वो गैसियस सॉल्यूशन हो गया। इसमें दोनों क्या है, कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, गैस है, ठीक है।
अब इसमें सॉल्यूट क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है क्लोरोफॉर्म, और गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये सॉलिड इन लिक्विड है, ठीक है ना। और अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी पे हमको फोकस करना है, ठीक है। तो गैस इन लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, या एरेटेड ड्रिंक जो आता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है। लिक्विड लिक्विड में क्या होता है, एथेनॉल एल्कोहल को डिजॉल्व कर दो वाटर, वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, ग्लूकोज या शुगर को डिजॉल्व कर दो, ठीक है, NaCl को डिजॉल्व कर दो वाटर में, तो वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हो, सॉरी, सॉलिड इन लिक्विड हो जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन ही है सॉलिड इन लिक्विड। अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। अगर हाइड्रोजन को पैलेडियम, देखो पैलेडियम को मैंने पहले भी बताया है बच्चों को, कि पैलेडियम जो होते हैं, ठीक है, अपने अंदर हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है हमारा, ये सॉलिड है, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। एमलगम, देखो एलआई आ गया, ठीक है। एमलगम, देखो मरकरी अगर किसी मेटल से अगर मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, तो वो एमलगम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मरकरी विद सोडियम, और भी हमने एग्जांपल अभी देखा बहुत सारा, जो कॉपर प्लस जिंक था, कॉपर जिंक निकल था, कॉपर और टिन था, ठीक है। अब यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन देखो क्या है यहाँ पर, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, देखो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है ना। वही यही सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो ये भी सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में आता है, तो मैंने बोला एलआई क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड होता है। अब कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर को गोल्ड में डिजॉल्व कर, ठीक है, बेहतर बन जाता है। और तो यहाँ पर हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो एक टॉपिक पर आती है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है वो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखे, ठीक है। जिसको टॉपिक आ रही है वो स्किप करके देखे बढ़िया से। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है। देखो इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड होता है कि सॉल्यूशन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स कंपोजिशन, ठीक है। द यूज ऑफ सॉल्यूशन, द यूज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स कंपोजिशन, मतलब कि उसमें क्या मिला हुआ है, उसके बेसिस पे हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए एक तरफ से कि अगर 1 ppm, ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, जो कंसंट्रेशन टर्म है, आगे पढ़ने वाले हैं। 1 ppm अगर हम फ्लोराइड आयंस लेते हैं वाटर में, अगर फ्लोराइड आयंस होता है, आयंस इन वाटर, ठीक है। 1 ppm फ्लोराइड आयंस इन वाटर, ये क्या करता है, प्रिवेंट टूथ डीके, ठीक है, ये तो हेल्पफुल है, प्रिवेंट टूथ डीके। लेकिन वही अगर 1.5 ppm हो जाता है, तो ये टूथ को क्या कर देता है, मोटल्ड बोलते हैं, मतलब कलर्ड हो जाता है, ठीक है। दांत जो होते हैं खराब हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, मोटल्ड बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं उसको। और अगर यही हायर कंसंट्रेशन इसका, अगर हायर हो जाता है और ज्यादा इससे हो जाता है, तो वो बन जाता है पॉइजन, वो बन जाता है पॉइजन, जो एक नाम देते हैं कि अगर हायर कंसंट्रेशन होता है तो रेड पॉइजन, क्लोराइड आयन का हायर कंसंट्रेशन का नाम देते हैं हम रेड पॉइजन, ठीक है। चलो इतना आपको क्लियर हुआ। अम, एक और है इसका, इंटरवेनस इंजेक्शन जो होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन
जो इंजेक्शन लगता है, ठीक है, नसों में, ठीक है, उसका जो भी मतलब आयनिक कंसंट्रेशन है, वो ब्लड प्लाज्मा के सेम होता है, ठीक है ना? इंट्रावेनस इंजेक्शन शुड हैव, जो इंजेक्शन लगता है उसका आयनिक कंसंट्रेशन जो होता है शुड हैव द सेम ionic concentration as the blood plasma, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी के स्टेटमेंट थे जो मैंने आपको बताया। जो इसमें आयंस रहेंगे ना, उनका कंसंट्रेशन ब्लड में जो आयंस रहेंगे उनके कंसंट्रेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये था इतना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी, वो आ जाएगा कंसंट्रेशन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम इस चीज की। कंसंट्रेशन जो होता है मात्रा, ठीक है। तो पहले तो हम बोलते थे कि कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और डाइल्यूट है। तो इससे हमको ये तो पता नहीं चलेगा कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। अगर ज्यादा कम पानी है तो कंसंट्रेटेड है, ज्यादा पानी है तो डाइल्यूट है, बस इतना बताते हैं हम। लेकिन अगर हमको मात्रा पता करनी हो एग्जैक्ट कि सॉलिड कितना है, सॉल्वेंट कितना है, तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़ना पड़ता है, कंसंट्रेशन टर्म, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।